नमस्कार, मैं हरिकिशन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खिरोड़ा। इलेक्ट्रॉनिक्स के ई लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पुनर्निवेश का सिद्धांत। ठीक है, पुनर्निवेश का सिद्धांत। पुनर्निवेश के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा प्रवर्धक है उस प्रवर्धक में हम लोग जो प्रवर्धक की जो आउटपुट है उसमें से हम लोग कुछ आउटपुट करंट या वोल्टेज के रूप में इनपुट को दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या करता है, पुनर्निवेश करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में कोई प्रवर्धक है, ठीक है, ये हमारे पास में ये प्रवर्धक है, ठीक है, इसकी लंबाई है e, ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी प्रवर्धक की लंबाई, ठीक है, ये हमारा प्रवर्धक की लंबाई है। ये जो प्रवर्धक है उसकी लंबाई ए है, ठीक है, ये इसके इनपुट और दो आउटपुट टर्मिनल है। ये लंबाई इस प्रकार से डिफाइन होती है कि इसका जो इनपुट है, ठीक है, इनपुट वोल्टेज क्या है, ई आई है, ठीक है, स्मॉल ई आई है, और आउटपुट कितने हैं, आउटपुट है हमारा ई ओ। ओके, तो जो हमारी लब्धि है किस प्रकार से डिफाइन होगी, लब्धि होगी हमारी ए इक्वल टू ई ओ डिवाइड बाई ई आर, या हम लोग इसको लिख सकते हैं कि हमारी ई ओ इक्वल टू ए टाइम ई आई होगी, ई ओ इक्वल टू ए टाइम ई आई। तो ये हमारा प्रवर्धक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो प्रवर्धक है, ठीक है, प्रवर्धक है उसमें से हम लोग जो आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज है, इसमें से कुछ वोल्टेज हम लोग कुछ भाग इनपुट में हम लोग क्या कर देते हैं, पुनर्निवेश कर देते हैं। ठीक है, इस पुनर्निवेश परपथ की सहायता से हम लोग पुनर्निवेश कर देते हैं। इस प्रकार से पुनर्निवेश करते हैं कि इसमें कोई संकेत हम लोग ई एस देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई संकेत है जिसकी ऊर्जा कितनी है, ई एस है, ठीक है, ऊर्जा कितनी है, ई एस है, और इसको हम लोग इसमें यहाँ पे ये होगा, ठीक है, और ये पुनर्निवेश जो हमारा सर्किट है उसमें बीटा है हमारा पुनर्निवेश अनुपात है। ठीक है, बीटा क्या है, पुनर्निवेश अनुपात, बीटा क्या है हमारा, बीटा है हमारा पुनर्निवेश अनुपात। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी जो पुनर्निवेश दे रहे हैं वो इस संकेत वोल्टेज है, ठीक है, जैसे कि हमारा प्लस माइनस है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस प्लस, ठीक है, ये प्लस माइनस इस तरह से देते हैं, यहाँ पे माइनस बीटा ये संकेत देते हैं। ठीक है, ये बीटा ये यहाँ से निर्गत संकेत होगा हमारा माइनस बीटा ये होगा, तो वोल्टेज होगी, ठीक है, दोनों के बीच में जो वोल्टेज हमारी कितनी है, इस प्रकार से होती है माइनस बीटा टाइम ई ओ होगी। ठीक है, इस आउटपुट वोल्टेज है ये जो यहाँ पे ई ओ। ठीक है,
हमारा प्रवर्धक लगाने से पहले हमारा इनपुट संकेत EI था, आउटपुट EU था, सॉरी प्रवर्धक पर पुनर्निवेश से पहले। और पुनर्निवेश से पहले हमारे जो प्रवर्धक की लब्धि कितनी थी, A थी, और A इस प्रकार से डिफाइन है, ठीक ये वाला हमारा प्रवर्धक है। तो A इक्वल टू EI। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें फीडबैक देते हैं, पुनर्निवेश करते हैं। पुनर्निवेश का मतलब हो गया कि जो इनपुट होता है उसमें हम लोग कुछ आउटपुट का कुछ हिस्सा हम लोग निवेश कर देते हैं। यहाँ पे हमारा आउटपुट EO है और हम EO का कुछ भाग माइनस बीटा E भाग इस इनपुट में निवेश कर देते हैं, ठीक है। तो उस निवेश को करने के लिए हमारे पास में जो सर्किट है, और इस सर्किट का जो ये बीटा क्या है पुनर्निवेश अनुपात है, ठीक है। अर्थात इस आउटपुट का इतना भाग दिस टाइम भाग बीटा टाइम भाग इसमें पुनर्निवेश कर देगा, ये इस प्रकार से। अगर हम लोग माइनस बीटा ही यहाँ पे पुनर्निवेश करते तो हम लोग कहेंगे कि ऋणात्मक पुनर्निवेश है, ठीक है। ये ऋणात्मक पुनर्निवेश के लिए माइनस बीटा ही। अब हम लोग इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। देखो ES कितना होगा हमारा, ES इक्वल टू ये तो हमारा A था, पहला क्या है हमारा EO इक्वल टू A tan EI, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 आया। अब हमने पुनर्निवेश परिपथ लगा दिया, जिसका पुनर्निवेश गुणांक कितना है, बीटा है, अनुपात बीटा है, पुनर्निवेश अनुपात कितना है, बीटा है। तो हमारा ES कितना होगा, EI इक्वल टू EI दिस इज इक्वल टू ES माइनस बीटा टाइम EO होगा, ठीक है। ये हम इसको सोल्व करने के लिए कर रहे हैं कि इनपुट संकेत ES इस प्रकार दे कि अगर हम लोग पुनर्निवेश पुनर्निवेश अनुपात बीटा से हम लोग इसका आउटपुट का पुनर्निवेश करें और इस प्रकार से EI हमें प्राप्त हो, ठीक है। तो ES में हम लोग माइनस बीटा EO ऐड करने के पश्चात हमको क्या प्राप्त होगा, EI प्राप्त होगा, ठीक है। अब हम लोग दोनों समीकरणों को सोल्व करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को। समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम लोग EO का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। समीकरण 1 से हम लोग EO का मान समीकरण 2 में रखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, दोनों समीकरणों में से हमारे पास में AI EO और ES, ठीक है। और हमारे पास समीकरण कितने हैं, हमारे पास समीकरण 2 है, तो हम लोग 2 ही वेरिएबल रखते हैं यहाँ पे अननोन। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दोनों में कॉमन क्या है, ES है, उसको हम लोग विलुप्त करते हैं। विलुप्त करने के लिए क्या करेंगे, EI का मान यहाँ से समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। देखो EO इक्वल टू A और EI का मान कितना है, ES माइनस बीटा EO, ओके। फिर हम लोग इसको अगर इसे मल्टीप्लाई कर दे आगे तो हमारा आ जाएगा A टाइम ES माइनस AB टाइम EO, ओके। यहाँ पे EO है और यहाँ पे EO है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लेके आते हैं। तो EO प्लस ABAO दिस इज इक्वल टू AES, ओके। यहाँ से लोग EO कॉमन ले लेते हैं, तो EO इज इक्वल टू 1 प्लस AB दिस इज इक्वल टू A टाइम ES, ओके। हम लोग यहाँ पे EO डिवाइड बाई ES कर लेते हैं। EO डिवाइड बाई ES दिस इज इक्वल टू EO डिवाइड बाई ES क्या होगा, दिस डिवाइड बाई दिस, A डिवाइड बाई 1 प्लस A बीटा, ठीक है। हमारे पास EO डिवाइड बाई ES क्या आ रहा है, A डिवाइड बाई 1 प्लस A B, ओके। और ये क्या है, EO डिवाइड बाई ES, देखो ES इनपुट है और EO हमारा आउटपुट है। तो ये क्या हो गया, पुनर्निवेश सहित जो परिपथ बना था हमारा प्रवर्धक का,
उसका हमारा क्या होगा, लब्धि होगी। ठीक है, तो ये क्या है हमारी ए एफ हो गया, क्योंकि ए एफ क्या है, ए एफ दिस इज इक्वल टू पुनर्निवेश युक्त प्रवर्धक की लब्धि है। तो ए हमारा पुनर्निवेश युक्त प्रवर्धक की लब्धि है, और ए एफ क्या होगा हमारा, ई ओ डी बाई ई एस होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ए एफ इक्वल टू ई ओ डी बाई ई एस हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा जो ए एफ होगा वो होगा ए अपॉन 1 प्लस ए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर हम लोग ऋणात्मक पुनर्निवेश देते हैं, ठीक है, आउटपुट का बीटा टाइम ई ओ हम लोग इनपुट में इस प्रकार से देते हैं कि इनपुट की जो हमारे जो हमारे टर्मिनल है या ध्रुवता है उसके विपरीत ध्रुव का हम लोग संकेत इनपुट के साथ ऐड करते हैं, तो हमारे क्या होता है, ऋणात्मक पुनर्निवेश होता है। ठीक है, तो ये किसके लिए है, ऋणात्मक पुनर्निवेश के लिए। ऋणात्मक पुनर्निवेश इसी प्रकार से हम लोग अगर माइनस बीटा टाइम्स ईओ की जगह हम लोग प्लस बीटा टाइम्स ईओ इसमें दे, ठीक है, अर्थात धनात्मक पुनर्निवेश करेंगे तो हमारा जो ए एफ क्या आएगा, ए एफ इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा। ओके, ए एफ आएगा हमारा धनात्मक पुनर्निवेश, धनात्मक पुनर्निवेश। ठीक है, ये आएगा हमारा धनात्मक पुनर्निवेश में। तो ये पुनर्निवेश हो गया हमारा धनात्मक पुनर्निवेश, ऋणात्मक पुनर्निवेश। ऋणात्मक पुनर्निवेश में क्या होता है, हमारा जो प्रवर्धक है उसकी स्थायित्व बढ़ता है। ओके, और शोर में कमी होती है, और इसकी वजह से जो डिस्टोर्शन होता है वो कम से कम होता है। ठीक है, उसके विपरीत अगर हम लोग धनात्मक पुनर्निवेश की बात करें तो यहाँ पे जैसे ए बी का मान अगर बढ़ता है, इस 1 माइनस ए बी का मान 0 हो जाए, ठीक है, उस स्थिति में क्या होगा, अगर 1 माइनस ए बी का मान 0 हो जाए तो उस स्थिति में हमारा ए एफ क्या होगा, ए एफ हमारा इनफाइनाइट होगा, अर्थात हमारा प्रवर्धक बिना निवेश संकेत के ही हमारा निर्गत संकेत आउटपुट संकेत देता रहेगा। और ऐसी स्थिति आती है हमारी 2 लीटर के अंदर आती है। और यहाँ इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो हमारा पुनर्निवेश है उसको हम लोग किस में निरूपित करते हैं, हम लोग उसको डेसिबल में भी निरूपित करते हैं। डेसिबल भी किस प्रकार से निरूपित करते हैं अभी बताते हैं हम। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ए एफ है उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लोज लूप गेन कहेंगे, क्योंकि जो ए एफ है वो एक तरह से इस परिपथ को बंद करने के पश्चात प्राप्त होता है, तो इसको हम लोग बंद परिपथ का लब्धि कहेंगे। ठीक है, और जो हमारा ए बी है उस ए बी को क्या कहेंगे, हम लोग ए बी को कहेंगे, ये तो हमारा क्या था, इस प्रवर्धक की लब्धि थी। ओके, और बीटा क्या था हमारा, वो था हमारा पुनर्निवेश अनुपात, ये प्रवर्धक की लब्धि थी, प्रवर्धक की लब्धि थी। तो ए में हमारा पुनर्निवेश प्रवर्धक की लब्धि, या फिर हम लोग इसको क्लोज लूप गेन भी कहते हैं। और ए बी क्या है हमारा, जो हमारा ए बी है उसको हम लोग कहते हैं, उसको कहेंगे हम लोग पुनर्निवेश गुणांक कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा हमारा जो 1 प्लस माइनस ए बीटा आएगा, ठीक है, 1 प्लस माइनस ए बीटा आएगा, उसको कहेंगे लोग
लूप गेन कहते हैं इसको, ठीक है, लूप लब्धि कहेंगे उसको, हम लोग लूप लब्धि कहते हैं। तो हमारा जो फीडबैक एम्पलीफायर है, ये फीडबैक एम्पलीफायर है, ठीक है, पुनर्निवेश का सिद्धांत फीडबैक एम्पलीफायर का जो सिद्धांत है। और यहाँ पे हमारा जो पुनर्निवेश परिपथ है उसका जो लब्धि है ए एफ, या उसको हम लोग किस प्रकार से निरूपित करेंगे, उसको हम लोग निरूपित करेंगे एन इज इक्वल टू 10 टाइम log P डिवाइड बाई पी एफ। पी क्या है? पी है हमारी बिना पुनर्निवेश की जो प्रवर्धक है उसकी शक्ति है, और पी एफ क्या है? हमारा जो पुनर्निवेश युक्त परिपथ है उसकी शक्ति है, ठीक है। तो इसको देखो इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं हम लोग, तो log, ठीक है, log ये नेचुरल लॉग बेसिस पे है, और ई ओ पी बिना पुनर्निवेश के प्रवर्धक की लब्धि कितनी होगी, यहाँ पे देखने निकाले हम लोग, जैसे ये हमारा संकेत बोलता है ई एस हो ई आई की जगह, तो हमारी जो लब्धि होगी सॉरी शक्ति होगी हमारी ई ओ स्क्वायर डिवाइड बाई जो भी हमारा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, ई ओ स्क्वायर डिवाइड बाई जो भी हमारा रेजिस्टेंस होगा, तो ये आएगा हमारा ई ओ स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ठीक है। और प्रवर्धक पुनर्निवेश युक्त प्रवर्धक की लब्धि कितनी होगी, ई एफ, ठीक है, ई एफ स्क्वायर डिवाइड आर। आर क्या है हमारा, देखो शक्ति निकालते हैं हमारे तो वी स्क्वायर बाय आर होता है, तो पावर होता है वो होगा वी स्क्वायर डिवाइड आर। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट कितना है, आउटपुट वोल्टेज ईयू है, तो ईयू बिना पुनर्निवेश के है, ईयू बिना पुनर्निवेश के है, और ये पुनर्निवेश युक्त है, ठीक है, इसको भूल जाओ परिपथ के लिए पहले वाले इसकी है, ठीक है। तो ईयू तो हमारे क्या है, बिना पुनर्निवेश युक्त परिपथ के लिए क्या है, ईयू हमारे बिना पुनर्निवेश युक्त परिपथ के लिए है, और ई एफ हमारे पुनर्निवेश युक्त परिपथ के लिए आउटपुट वोल्टेज है, ओके। सपोज हमारे बिना पुनर्निवेश युक्त परिपथ के लिए पी कितने हैं, ई ओ स्क्वायर डिवाइड आर है, और पुनर्निवेश युक्त परिपथ के लिए पावर कितनी है, पी एफ इक्वल टू ई एफ स्क्वायर डिवाइड आर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, यहाँ से देखो आर से आर कैंसिल हो जाता है, तो दिस इज 10 ऑफ लो ई ओ स्क्वायर डिवाइड ई एफ स्क्वायर 10 ऑफ लो ई ओ डिवाइड ई एफ इसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये n है, ठीक है, n इज इक्वल टू 10 टाइम और 10 की जगह 20 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर है तो 20 हो जाएगा, 20 log ई ओ डिवाइड ई एफ, ओके, ई ओ डिवाइड ई एफ आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी ई ओ है ई एफ है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, किस प्रकार से लिख सकते हैं, ई ओ डिवाइड ई एफ, ई ओ डिवाइड ई एफ को हम लोग लिख सकते हैं ई ओ डिवाइड ई एफ, और ई एफ डिवाइड ई एफ लिख सकते हैं, ठीक है। ये निवेशी संकेत है, और ये ई ओ डिवाइड ई एस क्या है, ई ओ डिवाइड ई एस से कि बिना प्रवर्धक के वो जो हमारा सॉरी बिना पुनर्निवेश के हमारे प्रवर्धक की लब्धि है, तो वो कितनी है हमारी ए है, ठीक है। और ई एफ डिवाइड ई एस क्या है, प्रवर्धक पुनर्निवेश युक्त प्रवर्धक की लब्धि है, वो हमारी ए एफ होगी, ठीक है। तो क्या होगी हमारी ए डिवाइड ए एफ होगी, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 20 लो ए डिवाइड ई एफ। इस प्रकार से इसको डेसिबल में हम लोग प्रवर्धक की पुनर्निवेश युक्त प्रवर्धक की लब्धि को निरूपित कर सकते हैं, एक डेसिबल में है। और हम जानते हैं कि जो ए एन है वो होता है ए डिवाइड 1 प्लस ए बीटा, ठीक है।
ए इक्वल टू 1 प्लस ए बीटा। तो अगर इसको हम लोग यहाँ लेके आए तो ये हो जाएगा हमारा ए एफ डिवाइड बाई ए, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ए डिवाइड बाई ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सॉरी यहाँ पे ए एफ डिवाइड बाई ए है। ठीक है, तो ए डिवाइड बाई ए पे क्या होगा, इसका उल्टा होगा। ठीक है, तो ए डिवाइड बाई ए एफ दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ए बीटा। तो हम लोग ए डिवाइड बाई ए एफ के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ए बीटा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 20 log 1 प्लस ए बीटा। ये हमारी प्रवर्धक की डेसिबल में लब्धि होगी। ठीक, हम लोग लिख सकते हैं कि प्रवर्धक की डेसिबल में लब्धि n इक्वल टू n dB, दिस इज इक्वल टू 20 log 1 प्लस। यहाँ पे जो लोग है हमारा 10 इसका बेस है, बेस 10 है, 10 बेस 10। ठीक है, ये हम लोग अगर अनाउंस कर देते तो लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हम लोग लिखते हैं। ओके, 10 बेस है और ये डेसिबल में हमारी कोरिलेशन की लगती है। तो ये हमारा कोरिलेशन सिद्धांत है। इससे हमने लेक्चर समाप्त हुआ। देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।